सभी को जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BBMKU सेमेस्टर 5 कोर 12 का यूनिट 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसे हम 5 पॉइंट में समझेंगे। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, फिर अधिनियम क्या थे, फिर अधिनियम का महत्व और अधिनियम में क्या कमियां थीं, उसके बाद जो अधिनियम का परिणाम था वो क्या था। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योग्यता तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का प्रतिनिधित्व करना था। अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर सुधारों की शुरुआत की। अब हम आते हैं दूसरे पर, अधिनियम। दूसरे पॉइंट, अधिनियम को 3 पॉइंट में बांटा गया है। प्रथम में है केंद्र स्तर सरकार, दूसरा में है प्रांत स्तरीय सरकार और फिर है विधानमंडल में सुधार। तो केंद्रीय स्तर सरकार को 3 भागों में बांटा गया है: विषय, कार्यपालिका और विधानमंडल में सुधार। का पहला पॉइंट है विषय। तो ऐसे मामलों जो राष्ट्रीय महत्व के थे और एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक आपराधिक कानून, संचार सेवाएं आदि। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। दूसरा है कार्यपालिका। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करना था। गवर्नर जनरल को अनुदान में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था। तीसरा है विधानमंडल में सुधार। द्विसदनीय विधानमंडल अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल थी। नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था, लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था। निम्न सदन की संरचना: निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत हैं या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिस 41 मनोनीत में 26 आधिकारिक थे और 15 गैर सरकारी। 104 निर्वाचित में से 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 विशेष वर्ग के लोग थे। उच्च सदन की संरचना: उच्च सदन में 60 सदस्य का कार्यकाल 5 साल का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य ही शामिल किया गया था। 26 मनोनीत थे, 24 निर्वाचित में से 20 जनरल कैटेगरी, 10 मुस्लिम कैटेगरी, 3 यूरोपीय और 1 सिख कैटेगरी के लोग थे। वाइसरॉय की शक्तियाँ: वाइसरॉय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था। उसे बैठकों को
आहत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का अधिकार प्राप्त था। विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वायसरॉय अपने अनुसार बढ़ा सकता था। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियाँ। केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर प्रतिबंध नियंत्रण प्राप्त था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, चाहे वह भारत में हो या नहीं। केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध। विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। किसी विधेयक को पेश करने हेतु जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, जैसे मौजूद कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन। विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले। भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। प्रांत स्तरीय सरकार। इसमें वे मामले शामिल थे जो प्रांत से संबंधित थे, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जलापूर्ति, अकाल राहत, कानून व्यवस्था, कृषि आदि। और द्वैत शासन की शुरुआत। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। वेद को 8 प्रांतों में लागू किया गया। असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। विषयों का विभाजन। विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची में शामिल विषयों को प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। इसमें कानून की व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। सभी महत्वपूर्ण विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में शामिल किया गया। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा परिभाषित किया जाना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पादक शुल्क आदि विषय शामिल थे। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। विधानमंडल में सुधार। दूसरा जो पॉइंट है उसका सेक्शन ब। गवर्नर की शक्तियाँ। गवर्नर जिन्हें चाहे आवश्यक समझे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखा। विधान परिषद कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी। गवर्नर को विधायक पर वीटो शक्ति का अधिकार था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। तीसरा पॉइंट है अधिनियम का महत्व। भारतीयों में जागृति। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृति की भावना पैदा हुई और वह स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। मतदान के अधिकारों का विस्तार। भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिसमें लोगों में मतदान के महत्व के प्रति समझ बढ़ी। प्रांतों में स्वशासन। इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त किया, जिसमें सरकार पर
प्रशासनिक दबाव कम पड़ गया। इसमें भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु तैयार किया। अधिनियम की कमियां। तो पहला पॉइंट है गैर जिम्मेदार सरकार, केंद्र सरकार। गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार। अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई। दूसरा, सांप्रदायिकता का प्रसार। त्रुटिपूर्ण चुनावी प्रणाली और सीमित मताधिकार लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहे। एक अलग चुनाव प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ा दिया। फिर तीसरा है मतदाताओं का सीमित विस्तार। जो केंद्रीय मतदाताओं में लगभग 1 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 260 मिलियन थी। प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव। जो केंद्र में वायसरॉय और उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। मंत्रियों ने अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं किया, ठीक है, और गवर्नर द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था उसे खारिज कर दिया जाता था। गवर्नर को अप्रतिबंधित शक्तियां प्राप्त थी। वह अपनी परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे। फिर अगला पॉइंट है विषयों का अनुपयुक्त विभाजन। केंद्र में विषयों का विभाजन उचित एवं संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय विधायिका को बहुत कम शक्तियाँ दी गई थी। प्रांत के स्तर पर विषयों का विभाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यावहारिक थे। सिंचाई, वित्त, पुलिस, प्रेस और न्याय जैसे विषय आरक्षित श्रेणी में शामिल थे। अधिनियम के परिणाम। प्रथम पॉइंट है सार्वजनिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष स्तर में बैठक की और सुधारों को निराशाजनक एवं संतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की मांग की। बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मोनफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एवं धूप रहित सुबह कहा गया था। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उनके नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। दूसरा पॉइंट है शक्ति हेतु संघर्ष। अधिनियम ने भारतीयों और अंग्रेज दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिकता दंगे हुए जो वर्ष 1922 से 1927 तक जारी रहे। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तथा उसने चुनावों में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीती, जबकि पार्टी बम्बई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ वस्तुओं की आपूर्ति को अवरुद्ध करने में सफल रही। इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नरों को द्वैत शासन को समाप्त करने हेतु मजबूत होना पड़ा और स्थानांतरित जो विषय थे उसको अपने नियंत्रण में ले लिया गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम। भारतीयों को शांत करने के लिए भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों का दमन
किया गया, उन्हें फांसी दी गई और जेल में डाल दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई अन्य राष्ट्रवादियों को भी जेल में डाल दिया। सरकार ने अब खुद को अधिक दूरगामी शक्तियों से लैस करने का फैसला किया, जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के आवाज़ को दबाया जा सके, जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 सालों तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम ने भारत सरकार को सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया, जिसने ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव रखी।